नमस्कार। आज आप सभी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, संक्षिप्त परिचय अपना देना चाहूँगा। विवेक शुक्ला मेरा नाम है। दिल्ली में करीब 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और अध्यापन कर रहा हूं, और मेरा परिवार का संबंध 150 वर्षों से दिल्ली से है। और पिछले करीब 20 सालों से मैं इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान अखबारों में कॉलम करता रहा, और पिछले 8 सालों से लगातार दिल्ली के सबसे बड़े अखबार नवभारत टाइम्स में मेरा प्रतिदिन कॉलम छपता है। दिल्ली के पेड़ों पर, पौधों पे, दरख्तों पे, शख्सियतों पे, सड़कों पर, इतिहास पर, वर्तमान पर। आज जो मैं आपसे बात करूंगा उसका श्री गणेश करूंगा 1857 की दिल्ली से। वो बहुत महत्वपूर्ण थी दिल्ली का वो दौर। गालिब उस टाइम इसी शहर में रहते थे। गदर का आगाज़ हुआ था, गदर हुआ इस शहर में, और कत्लेआम हुआ, और फिर बात आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद दिल्ली के समाज, जो उस समय का समाज था, जो समावेशी हो रहा था, उसकी बात होगी। उस टाइम के जो मुद्दे थे, दिल्ली के गांव थे, उसकी बात होगी। और फिर हम 1857 से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम अंग्रेज़ों का समय आ जाएगा, और फिर नई दिल्ली का निर्माण शुरू होगा। नई दिल्ली का निर्माण किस तरह हुआ, लुटियंस की टीम कैसे उसने महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई, लॉर्ड हार्डिंग की सिफारिश में नई दिल्ली देश की राजधानी बनी। ये सारे मुद्दे मैं डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद डिस्कस ये भी करूंगा कि जब हम 1947, जब दिल्ली के लिए बहुत डिफाइनिंग वर्ष था कि किस तरह से यहाँ पे आबादी आई सरहद के उस पार से, उसने दिल्ली की को किस तरह से प्रभावित किया। यहाँ का खान पान, यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे रहन सहन और बिज़नेस उन लोगों ने दिल्ली वालों को सिखाया। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और वो ये हमारी जो यात्रा 1857 से जो शुरू हुई है वो मौजूदा समय तक जारी रहेगी। तो इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत सार्थक होगी। दरअसल 11 मई 1857 जो था वो दिल्ली के लिए बेहद ख़ास दिन था। वो सोमवार का दिन था और महीना था रमज़ान का। किसी की दिल्ली की मस्जिदों में रोज़ेदार इबादत के लिए आ जा रहे थे। जाहिर है कि 160 साल पहले की दिल्ली आज की दिल्ली से बहुत अलग थी। तब तक ये कुल मिलाकर शाहजहाँबाद तथा गांव तक में ही सिमटी हुई थी। उस रोज़ मेरठ में एक दिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाले बंगाल इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए थे। ये याद रखा जाए कि 1803 में ही दिल्ली पर कमोवेश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। मतलब बहादुर शाह जफर नाम निहाद के ही बादशाह थे। कह सकते हैं कि उनका राज लाल किले तक सिमट गया था। बहरहाल जब मेरठ से हिंडन और यमुना नदी को पार करके विद्रोही दिल्ली दाखिल हुए, तब तक यमुना पर लोहे का पुल नहीं बना था। ये तो बहुत बाद में 1863 में बनना चालू हुआ था और 1866 में बनकर तैयार हो गया था। मैं कह रहा था कि 1866 में बनकर तैयार हो गया था। विद्रोहियों ने नावों से हिंडन और यमुना को पार किया था। उस पहले जंगी आज़ादी में दिल्ली वाले भी शामिल थे। तब आज की तरह हिंदू मुस्लिम का कलेश नहीं था। पुरानी दिल्ली का दिल चांदनी चौक 1857 के गदर का गवाह है। आपने गुरुद्वारा सीसगंज के सामने स्टेट बैंक की बिल्डिंग को ज़रूर देखा होगा। तब इधर इंपीरियल बैंक था। उसके मैनेजर जॉर्ज ब्रिसफोर्ड तथा उनकी पत्नी को विद्रोहियों ने मार डाला था। कहते हैं कि इन दोनों ने क्रांतिकारियों पर तलवारों से हमला कर दिया था। इससे नाराज़ क्रांतिकारियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इन सबको कश्मीरी गेट की सेंट जेम्स चर्च में दफन किया गया था। तब दिल्ली की इस पहली चर्च को भी क्षति पहुंचाई गई थी। अपने शहर में विद्रोहियों की दस्तक का बल्ली मारान में रहने वाले उर्दू के उस्ताद शायर चाचा गालिब को पता चल चुका था, पर वो घर में ही थे। उनकी आगे चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल बल्ली मारान से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन कौन सा दूर है? इसके ठीक सामने है निकलसन कब्रिस्तान। यहाँ पर दफन है ब्रिगेडियर जनरल निकलसन।
वे मूल रूप से आयरिश थे। उन्हीं की देखरेख में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विद्रोहियों के कब्जे से दिल्ली को निकाला था। प्रख्यात इतिहासकार आर.वी. स्मिथ बताते थे कि दिल्ली वालों को लगता था कि निकलसन रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के आसपास सिगरेट के कश लेता हुआ घूमता है और लोगों से उनका हालचाल पूछता है। उसकी कब्रिस्तान के मेन गेट की तरफ है। अगर आप ISBT से गुजरें के आसपास से गुजरें तो इस कब्रिस्तान को देख सकते हैं। राजधानी के पुराने लोगों को याद होगा कि उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना, ये कहानी ज़रूर सुनी होगी कि ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास ही बने अग्रसेन पार्क में 1952 तक निकोलसन की आदमकद प्रतिमा लगी हुई थी। निकोलसन बहुत छोटी उम्र में भारत आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के लिए जब दिल्ली में गदर की शुरुआत हुई तो उसे पेशावर से दिल्ली भेजा गया विद्रोह को दबाने के लिए। वह तब पेशावर का डिप्टी कमिश्नर था। उसने दिल्ली में कसकर कत्लेआम किया। वह नंगी तलवार लेकर घुमा करता था। उस पर विद्रोही सैनिकों ने 14 सितंबर 1857 को हमला किया था। बहुत ऐतिहासिक दिन था वो। उस हमले में वो मारा गया। उसे उसी के नाम पर बने निकोलसन कब्रिस्तान में दफन किया गया। लंबे कद का निकोलसन अविवाहित था। इधर ही यशोदास रामचंद्र की भी कब्र है। वे गणितज्ञ थे। उनकी भी 1857 के विद्रोह के वक्त हत्या कर दी गई थी। उनका मैंने जिक्र यहाँ पे इसलिए किया है कि उस समय बहुत से दिल्ली में रहने वाले ईसाइयों को भी मार डाला गया था। उन्हें गोरों का हिमायती माना जा रहा था। खैर, उस खूंखार निकोलसन के नाम पर अब भी कश्मीरी गेट में एक सड़क है। अफसोस कि उसका नाम बदलने के बारे में कोई नहीं सोचता। तो 1857 के पहले गदर के बाद दिल्ली पर अंग्रेजी शासन पूरी तरह से लागू हो गया था। यहाँ पर बहुत से गोरे अफसर आ गए। तब तक दिल्ली काफ़ी हद तक समावेशी भी हो चुकी थी। यहाँ पर अलग अलग समाजों ने दस्तक दे दी थी। उनके प्रति खड़े होने लगे थे। 1857 के आसपास दिल्ली की आबादी करीब 1.5 लाख से कुछ अधिक ही थी। हालांकि ये विवादित है। कुछ लोग कहते हैं कम थी, कुछ लोग कहते हैं ये अधिक थी। अब 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार चुकी है। गालिब साहब पर फिर लौटते हैं। उनकी 1800 के गदर पर चुप्पी को नजरअंदाज कर भी दें तो ये तो कहना होगा कि वे मौजूदा दिल्ली के बुज़ुर्ग थे। उनके जैसे शायर सदियों में होते हैं। उनका जन्म 1797 में आगरा के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गालिब साहब जब 15 या 16 साल के थे तो वे दिल्ली आ गए थे। उसके बाद वे ताउम्र दिल्ली में ही रहे। हाँ, वे 1827 से 1829 तक के दरमियान कलकत्ता गए अपने काम धाम के सिलसिले में। वे वहाँ 3 बरस तक रहे। वे 2 बार रामपुर भी जाते हैं। वे रामपुर में कुछ दिनों के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये बताना मुनासिब रहेगा कि एक बार रामपुर में उन्हें सर सैयद अहमद साहब भी मिले थे। सर सैयद अहमद साहब जिन्होंने आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। चूँकि सर सैयद अहमद भी दिल्ली वाले ही थे, इसलिए जब उन्हें गालिब के रामपुर में आने की इत्तला मिली तो वे उनसे मुलाकात करने गए थे। ये दिल्ली वालों को ये जानकारी है। और गालिब साहब दिल्ली के कुलीन परिवार से थे, आगरा के कुलीन परिवार से थे। यहाँ पे लिखने पढ़ने की रिवायत थी। वे छोटी उम्र से लिखने पढ़ने लगे थे। इसी के चलते वे मुग़ल दरबार में दाखिल हो पाए। उनका वहाँ पर जगह बनाना इसलिए अपेक्षाकृत आसान रहा क्योंकि तब शायर बहादुर शाह मुग़ल शासक थे। वे ज़फ़र नाम से लिख भी रहे थे। बेशक वे बाबर द्वारा भारत में सन 1526 में स्थापित और अकबर और कुछ विवादों के बावजूद औरंगज़ेब द्वारा लगभग देश भर में फैलाए गए मुगलिया दौर का संध्या काल था। दिल्ली में मुग़ल बादशाह की ताकत और सत्ता सिर्फ लाल किले तक सिमट गई थी। ये हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते गोरे दस्तक दे चुके थे। गालिब के अलावा बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में शेख मोहम्मद इब्राहिम पहले से जुड़े हुए थे। वे भी ऊंचे मयार के शायर थे। उन्हें ज़ौक़ के नाम से जानते हैं। ज़फ़र भी उनका बहुत सम्मान करते थे। यहाँ पर उनका ये शेर ज़रूर पढ़ने की ज़्यादा चाहूँगा। इन दिनों गर्चे दखन में बड़ी कद्र सुखन कौन जाए। इन दिनों गर्चे दखन में है बड़ी कद्र ए सुखन कौन जाए। ज़ौक़
पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। मुगल काल के अंतिम दशकों और गौरव के भारत पर अपना राज स्थापित करने के दौरान यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ किस तरह की थी, इस तरह के दूसरे बहुत से सवालों के जवाब मैंने अपने इस शोध पत्र में तलाशने की हरचंद कोशिश की है। देखा जाए तो तब दिल्ली में हालात कोई बहुत सुकून भरे नहीं थे, क्योंकि मुगल राज कमज़ोर हो रहा था, दिल्ली में अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई थी। अभी हम आगे बढ़ने से पहले चंद एक कदम पीछे चलना चाहेंगे। इस समय आगे की दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को समझने की में सहूलियत होगी। दिल्ली सन 1781 से सन 1782 के दौरान भयंकर भूखमरी के दौर से गुजरी थी। ये आजकल की मौजूदा पीढ़ी को ये शायद इस तथ्य की जानकारी ना हो। उस भूखमरी ने दिल्ली को बुरी तरह से प्रभावित किया था। दिल्ली वाले दाने दाने को मोहताज हो गए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग भूखमरी का शिकार भी हुए, यानी वो उनकी जान चली गई। महान लेखक परसिवल स्पीयर, जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, उसमें पढ़ाते भी थे, उन्होंने वो एक जगह लिखते हैं कि उस भूखमरी के कारण दिल्ली के गांव में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उस आपदा का असर यहाँ के जीवन पर लंबे समय तक रहा। उन्होंने ट्विलाइट ऑफ द मुगल्स में लिखा है कि उस दौर की दिल्ली में गांव अपने आप में गणतांत्रिक थे। उनके पास वह सब कुछ था जिनकी उन्हें ज़रूरत थी, और ये गांव किसी विदेशी संबंध से मुक्त थे। कई राजे महाराजे आए और गए, क्रांतियाँ होती रहीं, लेकिन ग्रामीण समुदाय सबसे अछूता रहा। यानी कि तमाम दिक्कतें थीं दिल्ली में, लेकिन ग्रामीण जो थे, दिल्ली के गांव और ग्रामीण जो थे, वो एक तरह से स्वावलंबी थे। वो खेती बाड़ी कर लेते थे और गुजारा होता था। वे साथ ये भी लिखते हैं कि जब गोरों ने इधर दिल्ली में अपनी दस्तक दी, तब यहाँ के गांव में कानून और व्यवस्था की स्थितियाँ चिंताजनक थी। तब गांव में गुंडे और लुटेरों की बहुतायत थी। उस दौरान रेवेन्यू महकमे के मुलाजिम अकेले गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वे पुलिस की निगहबानी में वहाँ पर जाते थे। ये लोग गांव में हाथियों पर भी जाते थे, जो रेवेन्यू विभाग के मुलाजिम थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तब ग्रामीण दिल्ली में सरकार का इकबाल खत्म हो रहा था। दिल्ली में इस टाइम भी 350 गांव हैं, 350 के आसपास गांव हैं। करीब 60-70 में तो अभी भी खेती बाड़ी होती है, लेकिन जितने भी गांव हैं 350, उनमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ पे ग्रामीण परिवेश और माहौल अभी भी जिंदा है। वहाँ पे चौपाल अभी भी लगती है, भले खेती ना होती हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तब ग्रामीण दिल्ली में सरकार का इकबाल खत्म हो रहा था, या होने के कगार पर था। हाँ, गांव में खेती बाड़ी तो हो ही रही थी। उस दौर में चिराग दिल्ली, हौस खास, मेहरौली, निज़ामुद्दीन जैसे इलाके अच्छी तरह से आबाद थे। ये शाहजहांबाद की सीमा से बाहर के इलाके थे। आप कह सकते हैं कि तब दिल्ली गाँव में या शाहजहांबाद के आसपास ही बसी हुई थी। कुछ आबादी पुराना किला में भी थी। वहाँ पर बसे लोगों को सन 1918 में मौजूदा सराय काले खान के आसपास बसाया गया था। हम सब सराय काले खान के बारे में जानते हैं। मेहरौली, इसी की तरह मेहरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह थी और योग माया का मंदिर था। कुछ पुराने दिल्ली वाले इसे जोग माया का मंदिर भी कहते हैं। इधर चैत्र और शारदीय नवरात्रों के अतिरिक्त कृष्ण जन्माष्टमी पर हिंदू विशेष रूप से पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इसे निश्चित रूप से राजधानी का सबसे प्राचीन मंदिर माना जा सकता है। हालांकि कनॉट प्लेस का शिव मंदिर और हनुमान मंदिर भी 250-300 साल तो पुराने हैं। खैर, काकी की दरगाह हम अब आगे बढ़ेंगे। मनीष जी, मैं 1 मिनट स्थगित कर रहा था, मैंने बोला ना 2 मिनट की दे दो।